तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 7 में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं रेलवे स्पेशल मैथ, जो कि टारगेट करता है आपको अपकमिंग एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को। जहां पे हम करते हैं 30 क्वेश्चंस डेली और इसके थ्रू हम पूरे कंप्लीट मैथ को रिवीजन करते हैं और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो आपके मैथ के स्कोर में काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करते हैं जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखा है ना रेलवे ने, सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और सभी से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं मैंने ले रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड्स, और ये मेरा टेलीग्राम है। अगर आपका कोई जेन्यून डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी पे भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कोई भी मतलब टॉपिक हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए चॉकलेट भी हम खिलाते हैं आपको अपने क्लास में ना, और कोई भी टॉपिक और कोई भी वेराइटी यहाँ पे आपका जो है ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। हम सभी को लेके चलते हैं, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, सबका वेटेज समान रहता है सबको। यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं, आप कॉपी और पेन लेके इस सेशन को देखा कीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, मैं बताता रहता हूँ। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर चुने गए हैं, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये फेवरेट है रेलवे का ना, कि भाई प्रोबेबिलिटी तो आएगा ही, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तेंदुलकर जो शब्द दे रखा है ना, यहाँ से आपको दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, मतलब दो अक्षर चुने गए हैं इसमें से और दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर हैं आपके पूरे, और 9 लेटर में से आपके जो है देख सकते हैं कितने स्वर हैं, एक दो तीन, तीन स्वर हैं। यहाँ से दो जो है स्वर चुने जा रहे हैं, दो अक्षर चुने जा रहे हैं, और जो कि दो अक्षर जो हैं वो स्वर होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये काफ़ी आता भी रहता है, रिपीट होता है, आपको मॉक में मिल जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है कि कॉम्बिनेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को करना होता है। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, तो आपको जो भी फेवरेट है यहाँ से उठा सकते हैं। बाकी चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक केस लेके चलूँ कि आपको 9 चॉकलेट दे रखा है, 9 चॉकलेट अलग अलग ब्रांड के, जैसे कि डेयरी मिल्क है, किटकैट है और 5 स्टार है, तीन तीन सभी चॉकलेट हैं। अब बोला जाए कि 9 चॉकलेट में से आपको दो चॉकलेट चूज किया जाता है, उसके डेयरी मिल्क होने की प्रायिकता क्या है। दो चॉकलेट चुना गया है, उसका डेयरी मिल्क के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप जो है देख सकते हैं कि डेयरी मिल्क तो यहाँ पे टोटल चॉकलेट जो कि आपको दे रखा है 9 टोटल चॉकलेट है, और यहाँ पे डेयरी मिल्क का 3 चॉकलेट है। आपको बोल रहा है कि 9 चॉकलेट में से दो चॉकलेट चुना जाता है, उसका डेयरी मिल्क का होने का प्रायिकता क्या है। अगर हम बात करें तो आप जो है डेयरी मिल्क को कैसे चूज कर सकते हैं। भाई डेयरी मिल्क को तो 9 चॉकलेट में से जो है आप देखेंगे नहीं, आप देखेंगे कि हाँ भाई डेयरी मिल्क कहाँ पे, डेयरी मिल्क देखेंगे कि हाँ भाई 3 है। अब यही तो आप चूज करेंगे, इसी तीनों में से तो चूज करेंगे डेयरी मिल्क। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चूज करने लग गया। मतलब ये मान के चलिए फ्लेवर अलग अलग है, चॉकलेट फ्लेवर है, फ्लेवर तो आपको पता ही होगा ना। बाकी हम बात नहीं करेंगे, अलग अलग फ्लेवर है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको चूज करना है इन तीनों चॉकलेट में से दो तीन। तो यहाँ पे कैसे चूज करेंगे आप दो चॉकलेट, या तो आप बोलेंगे कि हम यहीं दोनों उठा लेते हैं, पहला केस। अब फिर बोलेंगे कि चलो ये नहीं उठाएंगे, हम इसी दोनों को उठा लेंगे, दूसरा केस। अब ये बोलेंगे कि चल भाई हम इनको ही उठा लेंगे ना, इन दोनों को उठा लेंगे। तो आपके पास टोटल जो बन के आते हैं तीसरा केस। क्या और केस बना सकते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं कि आप जो है ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर लेंगे फिर इसको ऐसे कर लेंगे, बात तो वही है ना, आप जैसे भी चूज करें। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। तो देखिए ये तो मान के चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, तो आपने बोल लिया कि हाँ 3 केस। अगर कोई बड़ा सा ऐसा केस हो जाए तो उसके लिए आपको जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाया गया है, जो जिसका NCR का फॉर्मूला, NCR बोलते हैं, और दिल्ली NCR नहीं, और N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, कॉम्बिनेशन ख़त्म आपका यहीं पे। इसी फॉर्मूले से आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जो टर्म है ना वो समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या है इसमें।
तो यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि 5 फैक्टोरियल दे रखा है ना, तो आपको जो है 5 4 3 2 1 पीछे की ओर जाके प्रोडक्ट करते हुए चलना है। पंचों का 20 3 60 दूनी 120, ये होता है फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1, है ना, समझ में आ रहा है। 4 3 12 दूना क्या 24, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कि n क्या है। n जो है ना, n जो है आपको जो नंबर ऑफ आइटम दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम है जो कि स्पेसिफाइड है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको जो है 9 चॉकलेट में से डेयरी मिल्क चूज करना है, 2 डेयरी मिल्क चूज करना है, तो यहाँ पे डेयरी मिल्क का आएगा, मतलब n कितना है, डेयरी मिल्क कितना है, n जो है 3 है। और चूज करने की जो बात किया जाएगा तो r की जगह पे लिखा जाएगा, r बराबर कितना है, 2 तरीके हैं। जो r जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं तरीके, तरीके लिख दे रहे हैं, तरीके, कितने तरीके हैं आपके पास, है ना, तरीके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके क्या हम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम n की बात करें तो यहाँ पे तो NCR की जगह पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3C2, 3C2, है ना, तो 3C2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, r जो है, और n माइनस आर, यानी कि n कितना है 3 है, अब माइनस r कितना है 2 है, तो 1 ही बच जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 2 3, क्या 3 आया, क्या हमारा यहाँ पे 3 आया था, जी बिल्कुल आया था। यहाँ पे फॉर्मूला से भी 3 आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है 3 डेयरी मिल्क चूज करना है चॉकलेट को, तो यहाँ पे 3 तरीके से हम चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको 9 चॉकलेट में से चूज करना है डेयरी मिल्क को। तो यहाँ पे तो एक ट्विस्ट है, क्योंकि हमने ये देखा था, केवल हमने ये केस को लेके जो है देखा है इसको। बाकी आपको बोलेगा कि 9 चॉकलेट में से आपको डेयरी मिल्क चूज करना है, 2 चॉकलेट चूज करना है जो कि डेयरी मिल्क का हो। तो आपको बस ये तो चीज़ करना ही है। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल क्या है आपका, ये फेवरेबल है, बटा में टोटल क्या होगा, टोटल जो होगा वो तो 9C2 होगा, क्योंकि हमें तो 9 में से 2 को चूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा समझिए, है ना। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या होगा, यहाँ पे फेवरेबल की बात करें तो आपका 3C2 होगा और टोटल का 9C2 होगा। अगर हम बात करें तो 3, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला, इसका तो 3 आया, अगर हम 9C2 का निकालते हैं तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो r का वैल्यू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो n 9 है और जो है r 2 है, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 3 बट्टा में 9 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 8 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 ऐसे रहेगा ये, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 से 4 बार में कट जाएगा ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 3 का 9, 1 बटा में 12 आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कि 1/12 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर आपको चूज करना है 9 चॉकलेट में से जो है 2 चॉकलेट निकाला जाएगा, उसका डेयरी मिल्क होने की प्रायिकता आपका 1/12 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल आप इसे करेंगे, खुद से कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने गए हैं, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए तेंदुलकर जो है लेटर है, कितना है आपको पहले काउंट कर लेना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है ना। टोटल आपके पास जो है 9 है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या 2 अक्षर चुने जाते हैं और दोनों के स्वर होने की प्रायिकता। पहले तो आपको टोटल स्वर पता होना चाहिए, जैसे कि हमें वहाँ पे पता था कि टोटल हमारे पास कितने हैं, डेयरी मिल्क 3 है, तब हमने 3 में से 2 को चुना था। तो टोटल स्वर कितना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। टोटल जो आपके जो है वोवेल हैं, वोवेल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपके 3 हैं। और आपको चूज कितना करना है, 2 चूज करना है। चूज कितना करना है, 2। तो क्या हम 3C2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको कितने में से चूज करना है,
9 में से चूज करना है, 9C2 ये आपको प्रोबेबिलिटी हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर आपको पता ही होगा कि फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम, ये 9C2 है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए वहाँ पे तो हमने बोला कि पूरा जो है ओपन करके कि ऐसे ऐसे लिखिए, लेकिन जब भी आपको बोले ना भाई कि आपको 9C3 दे रखा है, तो आपको जो है 3 बार पीछे कर देना है 9 को, जैसे कि 9 8 7, बस इतना इतना जाना है आपको। अगर आपको बोले कि 4C3, तो आपको 4 को ना क्या करना है कि 4 3 2 इतना तक जाना है आपको ना, समझ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 2 2 बार पीछे गए, और यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि नीचे अगर आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, आपको पता है, क्योंकि नीचे वाला तो पार्ट बचा है ना भाई। हमने जो पढ़ा था n फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r हमने पढ़ा था ना। तो ये तो ऊपर वाला पार्ट है 3 गुणे 2, नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, r जो है 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो 2 इसीलिए यहाँ पे 2 आया है ना। समझ रहे होंगे, आई होप कि आप समझ रहे होंगे ना। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 9, तो इसको जो है 2 बार जाएंगे ऐसे, है ना। और फिर अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाला इसका पार्ट क्या रहेगा, नीचे वाला पार्ट जो रहता है आर फैक्टोरियल n माइनस आर रहता है ना। तो आर कितना है 2 है, और बाकी कितना है 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 फैक्टोरियल जो है ना वो कट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 8 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, आपको केवल 2 ही लिखना है, क्योंकि वो जो है कट चुका है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा ओपन करते 9C2 को, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं 9, यहाँ पे जो है 7 फैक्टोरियल क्यों कट गया है, 7 फैक्टोरियल इसलिए कट गया क्योंकि आपको पता होगा कि 9C2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा, और जो आर है, आर कितना है, ये 2 है, आर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, और 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 7 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इसे 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 9 8 फिर 7 फैक्टोरियल यहाँ पे तो आ ही जा रहा है ना, आ जा रहा है, आपको पता है, और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, और 7 फैक्टोरियल यहाँ पे है, इसीलिए आपको ये जो है कटा देना है ना, समझ रहे हैं। ये कभी जो है 4 9 चौका 36 आया आपका, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं वैल्यू को। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी के 6, और 8 9 72, 6 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन किया, आपको ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। आई होप आप समझ चुके होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y समानुपात में है तो y का मान। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था। जब भी आपको जो है समानुपात दे रखा होता है तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपको ऐसे करना होता है, 5 + x बटा में 2x बराबर में 6x 9 y, ऐसे लिख लेना आपको, जो कि आपको पुट कर देना है 2 का मान 7 2 दूनी के 4 7 4 11 6 दूनी 12 9 21 बटा में y है ना, 7 3 का 21 हो जाएगा। y का वैल्यू जो है आपका 33 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एवरेज का क्वेश्चन है एज का। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:3 है। 5 वर्ष के बाद जो है शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि 5 वर्ष बाद, है ना, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, इतना हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि उसको खींच के वर्तमान के पास लाना है। 5 वर्ष बाद होगी ना भाई, लेकिन फिलहाल में कितनी रही होगी, प्रेजेंट कितनी रही होगी उसकी, उसकी प्रेजेंट रही होगी 35। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में दे कि 3 वर्ष पहले इतनी थी, मतलब 33 थी, तो आपको जो है 3 उसमें जोड़ के आपको 36 करना होता है ना। अगर बोले कि 4 वर्ष बाद इतनी होगी, मान के चलिए 4 वर्ष बाद आपको 40 होगी, तो आपको 4 को घटा के उसको 36 करना है ना, समझ रहे हैं, आपको प्रेजेंट में लाना है। तो ऐसे बना लीजिए आप इसको। और बाकी देखते हैं क्या दे रखा है, शांति है, कीर्ति है, और यहाँ पे 7:3 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आपको 5 वर्ष बाद
शांति की आयु जो है 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शांति की आयु यहाँ पे दे रखी है हमने, जो कि निकाल ली 5 घटा के, है ना। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 है, 5 गुना है। तो कीर्ति की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। प्रेजेंट एज है ये, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की पूछ रहा है, यानी 5 वर्ष बाद जो है इसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बस इस ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगता है, बस आपको देखना होता है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको कि x और y एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक एक एक दिन छोड़ के दिनों में कार्य करते हैं जिसमें कि x पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए x दे रखा है और y दे रखा है, बोल रहा है कि ये 8 दिन काम करता है, ये 12 दिन में काम कर देता है, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24। 8 3 का 24, 12 दूनी का 24, है ना। तो बोल रहा है कि वे लोग वैकल्पिक दिन में काम करते हैं, मतलब एक दिन x आता है, एक दिन y आता है, मतलब तो और ये लोग जो है मतलब कार्य करते हैं ना। तो देखेंगे कि 2 दिन हुआ, जैसे कि एक दिन ये हुआ, एक दिन ये हुआ, 2 दिन में कार्य कितना हुआ, वर्क अगर बात करें तो 3 2 5 ये एफिशिएंसी से करेंगे ना। एक दिन ये आया 3 कर दिया, एक दिन ये आया 2 कर दिया, यानी 5 काम हुए, समझ रहे हैं। तो आपको 24 के पास जाना है, तो यहाँ से जाएंगे तो 5 25 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 24 ही काम है। तो 4 से गुणा करेंगे, 20 के पास पहुँचेंगे, तो इधर भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो है 8 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। बाकी आप साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, बैकग्राउंड जो आ रहा होगा ना, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, जीव जंतु बोलते रहते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि आपका जो है 20 काम हो चुका है, आपको जो है यहाँ 24 तक पहुँचना है। तो आपका जो एक साइकिल पूरा हो चुका है, जैसे कि x से शुरू होकर y पर एंड हो चुका है, अब फिर से x आएगा, है ना, एक दिन के लिए। तो यहाँ पे एक दिन जोड़ेंगे, यानी 9, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पे 23 काम हो चुका है ना। अब क्या होगा कि अब आपको जो है एक काम कराना है, अब वो y आएगा, लेकिन y तो आएगा, लेकिन वो 2 काम करेगा। तो आपको जो है एक काम कराना है, एक काम कराना है 2 में से, तो आपका जो है 1/2 दिन लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो है होल स्क्वायर दे रखा है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 दे रखा है, ए दे रखा है। तो हर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए और उसमें आपको जो है ऑप्शन में जो है फंक्शन ही दे रखा होगा, फंक्शन मतलब साइन कोस के ही है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि वैल्यू क्या पुट करें। इससे अच्छा है कि आप जो है बेसिक से चले जाइए। बेसिक मतलब कि जब भी आपको ऐसे फंक्शंस दे रखे होते हैं तो आपको जो है साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना होता है, कुछ करना होता नहीं है ना। तो हम चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 1/sin हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक का। हाँ, आपको ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए ना। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और इधर हम करेंगे तो 1/cos थीटा ही रह जाएगा और ये ए ही रह जाएगा ना। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा और 1 - cos थीटा हो जाएगा, ये जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इधर 1 - cos थीटा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि क्या हम क्या कर सकते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था तो हमने बांट दिया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ऊपर भी स्क्वायर बन गया। 1 - cos थीटा बटा में ए था। तो क्या ये जो देख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर है, यानी कि ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, एक ही है, तो ये कट जाएगा। क्या यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 - cos थीटा, और यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बच रहा है 1/a। तो क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो है 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि ये ए स्क्वायर है और ये जो है बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको ना। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस माइनस थीटा लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये समझाने में केवल लग रहा है कि है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आपको बस पता होना ये कट जाएगा और यहाँ पे तो है नहीं भाई, यहाँ पे तो हमने गलत काट दिया, यहाँ पे तो एक था, सॉरी यहाँ पे तो एक था भाई, अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे एक था ना। तो देखिए कटेगा तो इससे कटेगा ना, और बाकी अगर हम बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ए बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कौन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप याद रख लीजिएगा ना, ये बहुत यूजफुल है। यदि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो मूलों का योग जो है 9 है, तो b का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फा और बीटा दो मूल हैं। देखिए जब भी ऐसा आपको दे रखा होगा, ऐसा मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है ए की जगह पे और बी की जगह पे बी है और सी की जगह पे 4 है ना। अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो और अल्फ़ा बीटा आपके मूल हो, क्या है ये मूल हो, तो आपसे पूछेगा दो चीज़ें बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाता है। बी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला बी है ना, ये बी, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, देखिए प्लस के साथ है तो ये माइनस वाला, मतलब प्लस माइनस आप याद रख सकते हैं, बाकी इसके साथ कोई साइन है नहीं, बाकी आप इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट को याद रखें तो सही रहेगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी की जगह पे जो है बी ही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग यहाँ पे 9 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और माइनस बी का बी ही रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ए क्या है, ए ये है, मैंने बोला कि ये है 9 पचे 45 माइनस बी, तो जो है बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इन सभी रिजल्ट को जो है नोट किए कीजिए। देख सकते हैं कि जो मैंने बताया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरह से पेंट किया जाना है। तो पेंट किए जाने वाले भाग के क्षेत्रफल, देखिए अगर आपको पेंट करना है और सभी तरह से पेंट करना है तो यहाँ पे आपको जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आप पेंट करेंगे घनाभ को ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो है ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घनाभ का ना। बाकी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आए हुए हैं आपके लिए, तब उस क्वेश्चन को करेंगे हम। देख सकते हैं ये जो है घनाभ है और घनाभ देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो घनाभ के जो हैं ये डायरेक्ट आपको पूछने वाले सवाल बनते हैं ना, डायरेक्ट जो है पूछ लेते हैं। तो फेस की बात करें, फलक, फेस क्या होता है, देखिए फेस ये है जो आप देख रहे हैं, फेस क्या है, फेस ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये बात करते ये फेस है। तो फेस देख सकते हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 यहाँ पे ऐसे बन गए हाँ, और एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, तो 4 2 6 आपका फेस हो गया ना। फेस इसे बोलते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस ये होते हैं, वर्टिसेस ये होते हैं ना, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे 4 यहाँ पे 4 उधर, 4 4 8 हो गए, और यहाँ पे बाकी नीचे ऊपर तो कुछ बनेंगे नहीं, यहीं बनेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 8 वर्टिसेस बनेंगे, ये है ना। बाकी अगर एज की बात करें किनारे के बारे में, तो ये लाइन ही आपका एज है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका एज है। 1 2 3 4 ऐसे ही आपका जो है 4 4 8 उधर
और 9, 10, 11, 12, समझ गए कि एज क्या होता है। बाकी एडजेसेंट फलक की बात करें तो आपका जो है एडजेसेंट फलक, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एडजेसेंट फलक की अगर हम बात करें तो एडजेसेंट फलक आपका जो है देख सकते हैं कि ये एल है, ये एच है और बी है ना, समझ रहे हैं। एल बराबर लंबाई हो गया, बी बराबर ब्रेड्थ चौड़ाई और एच बराबर हाइट हो गया। देखिए आपसे अगर लेटरल सरफेस एरिया जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको मिला होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि भाई चारों दीवारों को पेंट करना है तो उसका आपको निकालना होता है। तो आपका जो है यही होता है 2 × L + B × H, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका ना, समझ रहे हैं। तो यही यहाँ पे दे रखा है 4 वॉल्स का क्षेत्रफल। और यहाँ पे हमने जो कि अभी बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, बाकी वॉल्यूम होता है LBH। अगर आपको डायगोनल दे रखा होता है तो उसके लिए आपको L² + B² + H² जो है फॉर्मूला लगता है। देखिए डायगोनल जो होता है आपको बोल देगा कि एक कमरे में जो है जो कि घनाकार है उसमें एक रॉड रखा जाता है, छड़, सबसे लंबी रॉड रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी, तो आपका जो है यही फार्मूला लगता है और कुछ नहीं लगता ना। बाकी अगर यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है तो उसका आयतन जो है ये हो जाए √XYZ। जब भी आपको दे रखा होगा कि घनाभ का तीनों आसन्न फलक दे रखा होगा और उसका आपको जो है आयतन पूछ लेगा, है ना, उसका जो है आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा होगा और उसका आयतन पूछ लेगा तो डायरेक्टली आपको XYZ का रूट कर देना है और कुछ होगा नहीं, है ना। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास कि क्या बोल रहे हैं ना। तो ये देख सकते हैं कि ये आपका जो है लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू को 2 × 18.5 × 12.5 प्लस 12.5 × 10 प्लस 10 × 18. देखिए अब यहाँ पे तो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, बेसिक सा जो है फंडा आप कर लीजिए भाई, आपको करना ही पड़ेगा। 25, 5 8 40, 2 42, 5 4 9, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 3, 5 8 1, 5 2 7 5 12, 21, 8 3 11, 2 13, 2 13 और ये जो है 2, तो 231 25 देख सकते हैं कि एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट के बाद जो है आपका जो है डेसिमल रहेगा 231.25। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना आपको लास्ट के लिए छोड़ना होता है अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो। अगर यहाँ पे 125 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा, नहीं तो आप जो है टाइम किल कर देंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको करना होता है बहुत ही ध्यान से, तो एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक होगा देन सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 10, 1 11, एक हासिल चला जाएगा 8 1 9, 2 11, 11 3 1 14, एक हासिल जाएगा 2 1 3, तो 541 और ये 25 पॉइंट, है ना। और अगर आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10, दूनी के 4 1 5, देख सकते हैं कि 5 0 कहाँ पे आ रहा है, 5 0 आ रहा है क्या, यही होगा। अगर नहीं 2 में आ रहा है आई थिंक, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होता है। दूनी के 4 1 5, 2 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 1082.5 ये होगा आपका आंसर। देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया। आप इन सभी रिजल्ट्स को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति जो है 100 मिनट तक जो है 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होता है आपको पता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो टोटल टाइम आपको तो 150 मिल गया है। बाकी आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट जा रहा है, यानी 2000 चला जाएगा 100 मिनट में, क्योंकि 20 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, तो 100 मिनट में कितना जाएगा 2000 मीटर जाएगा।
और यहाँ पे 50 मीटर प्रति यानी 3500 मीटर जाएगा। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 3 5 15 11 5 यानी 110/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटू मोटू सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं यहाँ पे करते हैं। हमें क्या करना है कि देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है कि नीचे जो है ना, इसको हम सेम बना लेते हैं। जैसे कि 2 के पावर x है, यहाँ पे 2 के पावर करेंगे तो ऊपर जाएगा स्क्वायर जाएगा, यानी 12 दूनी के 24 हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 के पावर क्यूब करेंगे तो तरीका 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 का पावर 4 करेंगे यानी 44 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता है कि अगर ये नीचे का जो सेम होता है ना, तो पावर जो होती है जुड़ जाती है। 9 33 प्लस x हो जाएगा 44 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, बस एक व्यक्ति जो है 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि देखिए वो जो है 3 घंटे में जो है 80 किलोमीटर यात्रा क्या है ना, वो आगे 2 घंटे की यात्रा, देखिए 3 घंटे तो कर चुका है, वो आगे 2 घंटे, यानी टोटल जो है 5 घंटे हुए हैं यहाँ तक, है ना। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए औसत चाल है तो आप औसत कैसे निकालते हैं? अगर 5 घंटे दे रखा है और वो औसत चाल जो है 30 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ऐसे ही 30 किलोमीटर उसका चाल है ना, प्रति घंटा बोल रहा है। तो उसका सम कितना होगा, मतलब उसके डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे भाई? तो 5 से जो है 30 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 150 चला होगा वो पूरा टोटल डिस्टेंस। तो 3 घंटे में उसने 80 चला, बाकी 2 घंटे में कितना चला? 2 घंटे में हमें नहीं पता, 3 घंटे का पता है लेकिन 2 घंटे का नहीं पता। तो टोटल उसने 150 चला है। अगर हम बात करें तो अगर हम 150 में से 80 को घटा देंगे तो क्या हमारा 2 घंटे का आ जाएगा डिस्टेंस? जी बिल्कुल आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए डेटा के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात करें। माध्य और माध्यिका, तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे 28 4 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 4 2 6 68 हो जाएगा, और 6 2 8 88 88, यहाँ पे 12 जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 6 106 122 और 132 और 144 144 यहाँ पे आया। 2 2 4 2 6 2 8 8 आया। तो हमें लगता है कि 18 8 144 होता है ना, 64, हाँ 18 हो गया। इसका मीन जो हो गया, मीन आपका जो है 18 हो गया। अगर हम मीडियन की बात करें तो आपको जो है सजाना पड़ेगा। क्या सजाया हुआ है? बिल्कुल सजाया हुआ तो नहीं है। चलिए हम सजाते हैं। 10 होगा पहले तो, फिर क्या है 12 होगा, फिर 14 होगा, और फिर 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 20 होगा, सही है ना। 20 26 28, 20 26 28, 2 2 4 6 2 8। देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 3 करेंगे और यहाँ से हम 3 करें तो बीच में यहीं आएगा, यानी कितना हुआ 34। 34 से 2 में भाग करेंगे 17। क्या बोल रहे हैं? योग ज्ञात करने का ना, ये 8 7 यानी 35 हो जाएगा आपका योग। इजी था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दी गई आकृति में कोण ABC बराबर कोण ABD, कोण ABC यहाँ पे देख रहे हैं, ये दे रखा है ABC ABD, है ना। तो त्रिभुज CAB सर्वांगसम है किसके? तो त्रिभुज CAB कौन सा? CAB सर्वांगसम है कैसे? देखिए सर्वांगसम कंग्रुएंसी अगर आपने पढ़ा है सर्वांग समता तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए एक लुक देख लिया जाए। यहाँ पे आपको जो है कंग्रुएंसी खत्म हो जाएगा, जो सर्वांग समता होती है काफ़ी इजी है, और यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा, तब हम उस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सर्वांग समता होता क्या है? तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि तीनों संगत भुजाएं बराबर हो
और तीनों संगत कोण बराबर हो। देखिए सभी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, मतलब यह है कि जुड़वा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सब चीज़ बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी ले रखा है, डी ई एफ ले रखा है, अगर ये भुजा बराबर है तो ये इसमें भुजा बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए। ये तो हुआ तीनों भुजा बराबर है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो आपको जो है तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। ए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, तो आपका जो है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे कंडीशन भी जान लें, सर्वसमता की शर्त क्या है। अगर देख सकते हैं कि तीनों साइड अगर बराबर हैं तो वो जो है आपका सर्वांगसम है, मतलब तीनों साइड्स का मतलब ये है कि आपके संगत भुजाएं जो है बराबर होने चाहिए। जैसे कि ए बी सी दे रखा है, मैंने अभी डिस्कस किया कि ए बी बराबर है तो डी ई बराबर होना चाहिए, बी सी बराबर ई एफ बराबर होना चाहिए, ए सी बराबर डी एफ बराबर होना चाहिए, है ना। और बाकी दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जैसे कि एक दो साइड, जैसे कि ये ए बी और डी ई और ए सी और डी एफ जो है बराबर हो, और ये एक कोण जो है आपका बराबर होना चाहिए, है ना। तो साइड एंगल साइड ये बोलते हैं। और बाकी दो एंगल और एक साइड भी बराबर हो तो जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। जैसे कि ये दो एंगल बराबर है और आपका ये दो भुजा जो दे रखा है बी सी और ई एफ ये बराबर है तो आपका जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए सी ए बी दे रखा है, सी ए बी, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बराबर होगा, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए सी ए बी ऐसे गया ना, सी ए बी, सी ए बी, हाँ समझ रहे हैं। ये वाला जो है ये बराबर है ना, तो ये जो सी बी आ रहा है ना, तो सी बी का जो सीक्वेंस आने का है ना, इसमें सी बी जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो जो है ना जो बी डी आएगा तो बी डी भी ऐसे आएगा, यहाँ पे गैप होगा ऐसे आएगा। तो देख सकते हैं बी डी किस में गैप में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी डी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गैप में है। तो बाकी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, बाकी मैंने जो है समझा दिया। जो जो सीक्वेंस फॉलो होता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि सी ए जो है यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये वाली जो भुजा है वहीं होगी। डी ए आप देख रहे हैं, डी ए यहाँ पे, सी ए यहाँ पे, बाकी ए बी जो देख रहे हैं ए बी ये वाला ये है कॉमन यहाँ पे है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ए बी कॉमन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन भुजा है तो कॉमन। तो सीरीज हम बता रहे हैं कि सीरीज बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा त्रिभुज में, समझ रहे होंगे आप चीज़ों को। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण जो है 4x² प्लस 7x माइनस 21 मूल्य, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये लिखना नहीं होता आपको, मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला रिवीजन है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि भाई माइनस बी कितना है, -7 है, ए कितना है 4 है, तो -7/4 हो जाएगा। ये एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या। आपको कुछ याद आया, मैंने बोला था कि अगर लाभ हो तो हम घटा देते हैं, अगर लाभ हानि हो तो हम प्लस करते हैं। आपको याद आया, या मतलब अपोजिट होना चाहिए, हानि हो तो वहाँ पे माइनस होगा, हानि हो तो जो है माइनस होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है यदि क्रय मूल्य में 100% की वृद्धि करे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बाकी कंसेप्ट कुछ नहीं अलग होता है। तो उसे 6% का लाभ होता है। यहाँ पे हानि बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि लाभ होता, यहाँ पे वृद्धि। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 14 को हम जोड़ देंगे, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे लाभ हानि होगा तो हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो 20% का वैल्यू ही ये आपको 100 दे रखा है। तो आपको जो क्रय मूल्य यानी 100% रहा होगा, 5 से गुना कर देंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे भी 5 से गुना कर देंगे हम 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x/y बराबर में 3/2 है, तो x² प्लस y² ये आपको दे रखा है। क्या आपको इसे कुछ देख के कुछ आपको याद आ रहा है कि हम लोग कुछ क्या करते हैं? जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि आपको x/y दे रखा है और 3/2, तो हम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो है x² y² बनाना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर कर दें? जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पर करेंगे तो x² y², 3 3 9 2 दूनी के 4। अब हम इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो निकाल देते हैं, x² प्लस y²
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी जाएगा ऊपर तो जुड़ेगा, 9 4 13, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ था ही नहीं। अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ना कि उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, जैसे कि 23 हो गया, 29 हो गया, ये एक अभाज्य संख्या है। देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही कॉमन है, 23 गुणा 1 29 गुणा 1, एक ही कॉमन है यहाँ पे ना। तो उनका HCF केवल हमेशा जो है अभाज्य संख्याओं का जो है एक ही होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए लेके आया हूँ। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि को प्राइम नंबर, जिसे कि अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, दो संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, उसका HCF हमेशा एक होगा, है ना। तो देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है, बाकी तो कुछ है नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लेने हैं, जैसे कि ट्विन प्राइम नंबर्स हमेशा पूछ देता है आपको, 2 प्राइम नंबर्स विथ अ गैप ऑफ 2। जैसे कि प्राइम नंबर जो होता है आपको पता है, अभाज्य संख्या जो होता है, तो क्या होता है अभाज्य संख्या, जो कि एक और अपने आप से कटे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि 2 के गैप पे होना चाहिए। तो 3 और 5 आप देखेंगे तो 3 और 5 में 2 का गैप है, 3 दूने 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इसमें भी 2 का गैप है और इसमें भी 2 का गैप है। मतलब ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये है कि जो है आपका जो है 2 के गैप पे होना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और कुछ, तो 2 के अंतराल के साथ जो है 3 5 7 अभाज्य संख्या की केवल एक जोड़ी है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट प्राइम जो है 101 है, और लार्जेस्ट जो है 3 डिजिट 997 है। तो कुछ ये था रिजल्ट। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 है, और इसके विकर्ण की लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको देख क्या रखा है, आप देख सकते हैं कि L प्लस बी प्लस एच बराबर आपको दे रखा है 38 दे रखा है, और इसके विकर्ण की लंबाई जो कि मैंने बोला था कि L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पूरा रूट में है, आपको दे रखा है 22, है ना। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपको निकालना है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, करते हैं। एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर अगर करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको देखिए फॉर्मूला तो लिखना है नहीं एग्जाम में, आपको पूरा जो है स्टेप्स मुंह पे याद रख होना चाहिए। हाँ भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी, हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना था, हमें लिखना था भाई डायरेक्ट, हमें 38 लिखना था, 38 का स्क्वायर हमें कर देना था यहाँ पे ना, समझ रहे हैं। तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट 38 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे आपको जो है 100 तक सॉरी, तो आपको जो है 50 तक कम से कम तो स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि 38 का होता है 1444 होता है। और अगर हम बात करें तो अगर इसे आप इस वैल्यू को आपको प्राप्त करना है तो आपको जो है दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा आपका, 484 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू 484 हो जाएगा, और ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, तो ये इधर आप ले जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इधर ले जाके घटा देंगे 1444 में से 484 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 814, देखिए ये होगा, बाकी कर लेते हैं, 13 हो जाएगा, 9, आपका ये आंसर हो जाएगा ना। बाकी यहाँ पे चलते हैं। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु जो है आपको क्या दे रखा है, 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। तो लड़की की आयु क्या है, तो बोल रहा है 3 वर्ष पहले। देखिए मैंने बोला था ना, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, इसी पे क्वेश्चन आ गया। 3 वर्ष पहले था, तो भाई 3 वर्ष पहले थे ना, मैं तो प्रेजेंट की आयु कितना होगी, 19 में 3 जोड़ देंगे 22 रही होगी। और कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, 22 6 लोग हैं ना, हाँ 6 लोग हैं, तो कितने हो जाएंगे इनके योग, आपको 132 हो जाएंगे। आपको 30 तक पहाड़ा याद होने चाहिए।
तो अगर बोल रहा है कि उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ है, यानी 7 मेंबर हो गए, 7 मेंबर हो गए ना। और परिवार की औसत आयु आज भी, मतलब प्रेजेंट में ही बोल रहा है, जितनी 3 वर्ष पूर्व थी, 3 वर्ष पूर्व ये रही होगी, और ये प्रेजेंट का ही बोल रहा है, तो 19 यानी 133 है। तो बोल रहा है कि लड़के की आयु कितनी है, तो भाई एक ही तो बढ़ा, तो एक ही तो होगा। चलिए यहाँ पे चलते